हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने श्रीलंका और बेल्जियम के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने श्रीलंका और बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन को पढ़ा था कि ये कंट्री जो है वो कितना डाइवर्स है और किन किन स्टेट्स पे ये डाइवर्सिटी यहाँ पे है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने ये देखा था उसमें कि कोई ग्रुप मेजोरिटी में है तो कोई मिनोरिटी में है। अब देखेंगे कि मेजोरिटी वाले जो होते हैं वो मेजोरिटेरियनिज्म कैसे करते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म इट मींस बहुसंख्यकवाद, जो ज्यादा संख्या में है वो अपना शासन चाहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, क्योंकि आज की टॉपिक ही है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अभी बेल्जियम की बाद में देखेंगे, अभी श्रीलंका की देख रहे हैं। दोनों की एथनिक कंपोजिशन और सोशल स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, अब देख रहे हैं कि श्रीलंका में क्या हो रहा है। इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे जब भी किसी वर्ड में ISM लग जाए, जब भी किसी वर्ड की लास्ट में ISM लग जाए, या हिंदी के किसी वर्ड में वाद लग जाए लास्ट में, तो वो शब्द एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी बन जाता है, एक प्रैक्टिस, एक बिलीफ बन जाता है। ओके, तो जब भी ऐसा कोई वर्ड आपके सामने आए तो आपको दिमाग में रखना है कि ये एक आइडियोलॉजी है। मेजोरिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ where people with group or more in number wants to decide everything, they wants to rule by disregarding the wishes of minority group। मतलब ये कि किसी भी कंट्री में जो लोग ज्यादा ग्रुप के हैं, जिस एथनिक के लोग जो है ज्यादा ग्रुप में है, ज्यादा संख्या में है, वो ही चाहते हैं कि पूरे कंट्री पे मेरा डोमिनेंट हो, मेरा पावर हो, मेरी सॉवरेनिटी हो, हम रूल करें, सब कुछ हम डिसाइड करें कि इस कंट्री में क्या होगा, बिना ये ध्यान रखे हुए कि माइनॉरिटी ग्रुप के लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या नीड है। आप समझ में आया? अब समझ में आया आप लोगों को? अब मुझे लगता है कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म का क्या मतलब है। देखिए, श्रीलंका में मेजोरिटी में कौन था? सिन्हाला। मेजोरिटी ग्रुप कौन है श्रीलंका का? सिन्हालास थे, सिन्हाला स्पीकर, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। और किस रिलीजन को फॉलो करते हैं? ये बुद्धिस्ट है। ये क्या है? बुद्धिस्ट है। अच्छा, आप देखिए अब यहाँ पे क्या होता है। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री कब बनता है? 1948 में। लगे हाथ इंडिया भी आजाद हुआ था, बगल में श्रीलंका भी आजाद हो गया था। 1947 में अपना इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो 1948 में श्रीलंका जो है एक एज अ इंडिपेंडेंट नेशन बना था। अब उस टाइम पे क्या हुआ? द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं, जो लीडर है, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट पे वो अपना डोमिनेंस रखे, अपनी सॉवरेनिटी रखे। अब इस चक्कर में क्या होता है, क्यों चाहते हैं ऐसा? क्योंकि उनका मानना है कि हम ज्यादा संख्या में है तो हम गवर्नमेंट में हम ही रहने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में क्या होता है कि एक एक्ट पास किया जाता है। 1956 में अगर क्वेश्चन आ सकता है कि सिन्हाला को किस एक्ट के थ्रू एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, तो एक्ट ऑफ 1956 में ये एक्ट पास करके सिन्हाला लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है। जबकि आप देख रहे हैं कि वहां तमिल्स भी रह रहे हैं और उनकी चीजों का, उनकी लैंग्वेज का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिस्ट। अब एक नया कानून बनता है और वो कानून कहता है कि जो भी बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले, मतलब जो भी बुद्धिस्ट हैं, जो भी बौद्ध रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, गवर्नमेंट उनको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। ऐसी पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए जा रहे हैं। अब आप ये खुद देख सकते हैं कि जो ग्रुप मेजोरिटी में है वो सारे काम, जितने भी वहां पे पॉलिसीज बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी ग्रुप के लोगों के लिए बन रहा है। क्या जितने भी पॉलिसीज हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है जो अधिक संख्या में है, और जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं क्या उनके लिए तो कुछ नहीं अभी है। अभी आगे की टॉपिक में हम लोग देखते हैं। देखिए, द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for the position in universities and in the government job। अब इसमें क्या है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिसमें जो सिन्हाला लैंग्वेज के बच्चे हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनको यूनिवर्सिटी में अच्छा पोजीशन मिल जाए,
गवर्नमेंट जॉब में उनको कंसेशन मिल जाए, वो ऐसी ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे सिन्हाला के बच्चों को क्या वो प्रॉफिटेबल हो, उनके लिए वो कंसेशन करे। अब देखिए मेजोरिटी में यही है, पॉलिसीज भी अपने लिए बना रहे हैं, जो कम ग्रुप के लोग हैं उनको क्या किया जा रहा है, मतलब रिप्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट, Tamils failed. Now Tamils failed that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. अब इनको लग रहा है, तमिल्स को लग रहा है कि इस मेजोरिटी के ग्रुप में, इस सिस्टम में पूरे तमिल्स के लिए तो कुछ किया ही नहीं जा रहा है। कोई भी जो बुद्धिस्ट लीडर है, जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा है जो तमिल्स के फेवर में। वो सारी पॉलिसीज किसके लिए ला रहा है, सारी पॉलिसीज सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी ग्रुप के लिए बेनिफिशियल है। तमिल्स को अब ये फील हो रहा है। एज अ रिजल्ट द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर देयर लैंग्वेज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब। इसके वजह से अब तमिल सोचते हैं कि भाई हमको अपना झंडा खुद ही गाड़ना पड़ेगा, हमारे लिए कोई आ करके लड़ेगा नहीं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, शुरू से हिस्ट्री देखते आ रहे हैं कि जहां जहां अनजस्ट हुआ कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब रिप्रेस्ड ग्रुप जो है वो झेलते झेलते बॉर्न करते करते जब थक जाती है तो रिबेल करती है। सेम चीज श्रीलंका में भी होगा, जब अनजस्ट बॉर्न करते करते तमिल जब थक जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये भी एसोसिएशन बनाते हैं और ये डिमांड करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर की मतलब सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कि हमारे भी चीजों की वैल्यू रहनी चाहिए। नेक्स्ट, बाय 1988 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। तो अब क्या होता है कि 1980s के टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बनते हैं और उनका डिमांड होता है कि हमको नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में जिधर तमिल है, जिधर तमिल की संख्या जो है वो ज्यादा है, उधर हमको इंडिपेंडेंट इलम चाहिए, मतलब अपनी खुद की सरकार चाहिए, उधर सिन्हाला नहीं चाहिए हमको। ठीक है, अब ये इनकी डिमांड है तमिल्स की। अब देखते हैं इसके बाद, इट सून टर्न इनटू सिविल वॉर। जाहिर सी बात है कि मेजोरिटी ग्रुप की लोग कह रहे हैं नहीं हम नहीं देंगे, हम रहेंगे रूलिंग पार्टी में। माइनॉरिटी कह रहा है कि नहीं थोड़ा तो हमको भी दे दो। अब इसमें क्या होगा, झगड़े होंगे, स्ट्रगल होगा। तो ये अब श्रीलंका में शुरू होता है सिविल वॉर। अब ये सिविल वॉर जो है बहुत लंबा चलता है, खींच के एकदम। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड due to civil war, thousands of people have been killed and many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood। बहुत सारे लोग शरणार्थी रेफ्यूज बनने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि मैं बरसों से इस कंट्री में रह रही हूँ, अपनी पूरी एसेट पूरी प्रॉपर्टी मैंने बना के रखा है और ऑन द टाइम झगड़े होते हैं और हमको यहाँ से भगा दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हम जहाँ जाएंगे सब कुछ छोड़ के जाएंगे, तो जहाँ जाएंगे वहां तो हमारा कुछ नहीं है, तो वहां पे एज अ रेफ्यूज अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी। मतलब कहीं हमारी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और कहीं हमको एक भिखारी का जिंदगी बिताना पड़ा। ये था रिजल्ट उस सिविल वॉर का, उस अनअंडरस्टैंडिंग का जो श्रीलंका के लीडर ने किया। क्योंकि हर कोई क्या चाह रहा था, रूल करना, हर कोई रूल करना चाह रहा था, जिसकी वजह से चीजें ठीक नहीं चल पाई, सिविल वॉर हुआ। और वॉर का सिर्फ रिजल्ट जो होता है वो डिमेरिट ही होता है। आप देख सकते हैं कि डिमेरिट इसका रिजल्ट आया। और फाइनली ये वॉर कब एंड होता है, इट एंडेड इन 2009। मैंने कहा था ना बहुत लॉन्ग एक्सटेंड चलता है। और फाइनली ये वॉर जो है सिविल वॉर वो कब समाप्त होता है, फिनिश कब होता है, 2009 में, 2009 में। अच्छा, ये थी श्रीलंका की स्टोरी। मतलब श्रीलंका के लीडर्स ने एकदम बेवकूफी दिखाया, खुद को रूलिंग में रखने के लिए, खुद को पावर में रखने के लिए, एक ग्रुप को रिप्रेस करने के लिए ये कोशिश थी, और जिसकी वजह से जिसका रिजल्ट जो था वो इतना भयावह निकला। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को अपना घर बार सब छोड़ना पड़ा। ये सिचुएशन थी श्रीलंका की। नाउ वी विल लर्न अबाउट द एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बट बेल्जियम के लीडर ने बड़ा समझदारी का काम किया। तभी तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। आज इस टॉपिक को हम पूरा कवर नहीं करेंगे, बस 2-3 टॉपिक इसके बारे में देख लेते हैं। द बेल्जियन लीडर्स फॉलोड अ डिफरेंट पैथ। जो श्रीलंकन लीडर ने किया, बेल्जियन लीडर ने वो नहीं किया। उन्होंने एक डिफरेंट पैथ को फॉलो किया और उनको लगा कि नहीं, डाइवर्सिटीज तो होती ही है, एवरीवेयर है, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, और उसके अकॉर्डिंग हमको लॉ बनाना पड़ेगा। दे एक्सेप्टेड देयर रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। बेल्जियम में जितनी भी डाइवर्सिटीज थी वहां के लीडर्स ने उसको एक्सेप्ट किया, वहां की कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटीज को एक्सेप्ट किया। और बिटवीन 1978 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times
अब अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के हिसाब से, बताइए देखिए 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया। मतलब ये वाली बात नहीं थी कि नहीं हमारा संविधान नहीं संशोधन होगा, मतलब जो है वही रहेगा। जरूरत के हिसाब से उन्होंने अपने संविधान में 4 बार बदलाव किए हैं। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। जो वे उन्होंने फॉलो किया बाकी किसी देश ने नहीं किया। मतलब माना जाता है कि पूरे यूरोप का सबसे समझदार कंट्री जो था वो बेल्जियम था, ठीक है, विच नोन एज बेल्जियन मॉडल। जो पैथ बेल्जियम ने फॉलो किया उसको कहते हैं बेल्जियम मॉडल। और क्या क्या उसने किया अपने कंट्री में सिविल वॉर से बचने के लिए, उसने क्या क्या किया ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्लास को आपको छोड़ना नहीं है, पक्का ये चैप्टर आपके दिमाग में एकदम दीमक की तरह घुस जाएगा। थैंक यू।